नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राज्य और केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें जो अपना सेक्शन करेंगे वो होगा रोजगार का। ठीक है, यानी रोजगार से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कौन कौन सी हैं वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके भी 2-3 सेशन होंगे जिससे जो रोजगार से रिलेटेड पर्टिकुलर स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली जो स्कीम हम लेते हैं वो है अग्निपथ योजना। आप सभी इसके बारे में पहले से भी काफ़ी कुछ जानते हैं। देखिए, जो अग्निपथ योजना है ये शुरू की गई 14 जून 2022, यानी 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्म्ड फोर्स में सेवा हेतु जो इंडियन यूथ है उसके लिए अग्निपथ जो एक योजना है इसकी मंजूरी दी। और इसमें जो चुने गए युवा हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अग्निवीर। ठीक है, उनको कहा जाता है अग्निवीर। उद्देश्य की बात करें आप तो इस योजना का जो उद्देश्य है कि मतलब मेनली रक्षा बजट को जो बोझ है उसको कम करने के लिए और उभरते नए खतरों से निपटने के लिए या फिर देश की जो तैयारी है उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये सारा किया गया है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि जो रक्षा भर्ती नीति में सशस्त्र बलों की जो एवरेज एज है यानी जो औसत आयु है उसमें कटौती करने का उद्देश्य करना। अभी अगर आप प्रेजेंट में देखें तो लगभग 32 साल का है और जब ये सब होगा तो लगभग 4-5 साल का आसपास कम हो जाएगा ये जो औसत आयु है। ठीक है, और ये भी इसका एक मेन उद्देश्य है कि जो मतलब अनुभवी कर्मी हैं उनके बीच में मतलब जो एक यूथ जाएगा तो एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करने के माध्यम से भी युवा और तकनीकी रूप से जो दक्ष लोग हैं उनके बीच में एक बेटर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी अग्निपथ योजना के बारे में। हम एमसीक्यू लेते हैं तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन या जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाना, अफसर रैंक की भर्ती प्रक्रिया को बदलना, सशस्त्र बलों की औसत आयु घटाकर युवा एवं तकनीकी रूप से दक्ष बल तैयार करना और केवल विशेष राज्यों से भर्ती सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि जो सशस्त्र बलों की औसत आयु है उसको घटाकर युवा और तकनीकी रूप से एक दक्ष है फोर्स उसको तैयार करना। तो अग्निपथ योजना का जो उद्देश्य है सेना की औसत आयु को कम कर एक युवा जोशपूर्ण तकनीकी रूप में सक्षम एवं आधुनिक सशस्त्र बल तैयार करना। और वर्तमान में जो सेना की औसत आयु वो 32 वर्ष है जिसे घटाकर 26 या 28 वर्ष के बीच में लाया जाना प्रस्तावित है। और इसके अतिरिक्त योजना जो है रक्षा बजट पर दीर्घकालिक दबाव को कम करने का भी प्रयास करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत चयनित सैनिकों को किस नाम से जाना जाए? तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो होगी विशेष रैंक होगी जो सेना में पारंपरिक रैंकों से अलग होगी। और ये जो नाम है योजना की विशिष्टता एवं युवाओं के साहसिक योगदान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को कितने वर्षों की सेवाओं के लिए भर्ती किया जाएगा? तो बेसिक है 4 वर्षों के लिए उनको भर्ती किया जाएगा और इसके पश्चात प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 25% अग्निवीरों को अस्थायी नियुक्ति दी जा सकती है। शेष अग्निवीरों को सेवानिधि, बीमा, नागरिक जीवन में पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी अग्निपथ योजना से जो कि हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है स्माइल 75 पहल। तो 12 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य वही है कि जो निराश्रयता और भिक्षावृत्ति इनकी समस्या को दूर करना जो है इस स्माइल 75 पहल जो है इसका मेन उद्देश्य है कि देश में मतलब जो नगर पालिका क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति हो रही है उसको मुक्त करना और जो विभिन्न हितधारकों के समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के जो काम में लगे हुए लोग हैं उनका एक व्यापक पुनर्वास करना और उनके लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करना। अब मेनली जो स्माइल है इसका पूर्ण रूप होता है तो वो है SMILE। ठीक है, तो यहाँ पे होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, स्माइल। याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। तो इस योजना में दो अनदर उप योजनाएं भी हैं जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना भी ऑलरेडी पहले से चल रही है। और जो भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं उनके व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 98.46 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी स्माइल 75 पहल से। स्माइल 75 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेसिक सा आप इसका जवाब आसानी से खोज सकते हैं। तो देश के 75 नगर निगम क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना। तो स्माइल 75 जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विशेष पहल है, इसका उद्देश्य 75 नगर निगम क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति से मुक्त करना। और यह पहल स्माइल योजना की ही एक उप कार्रवाई है, जिसमें भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को पुनर्वास, चिकित्सा, कौशल विकास और जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं उनको दी जाती हैं, जिससे वो इन सारी चीज़ों से निकल सकें। स्माइल योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो वही सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये स्माइल का फुल फॉर्म है। और ये जो योजना है समाज के हाशिए पर जो खड़े लोग हैं, विशेषकर ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। इसके दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके हेतु और भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु। स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये स्माइल 75 जो योजना है ये चलाई जा रही है। और इसका मेन उद्देश्य वही कि वंचित, हाशिए पर खड़े और विशेष आवश्यकता वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित करना। ठीक है, और स्माइल योजना इन्हीं के प्रयासों का एक भाग भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि स्माइल 75 पहल के बारे में। इसके बाद है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नए कर्मचारियों को रोजगार देने और कोविड-19 महामारी के दौरान जो जिन लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं उनमें निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को पुनः नियोजित करने के लिए, ठीक है, नियोक्ता जो मतलब उनको जो पुनः नियोजित करने वाले नियोक्ता हैं उनको प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है मेरे। ठीक है, या आप सिंपल लैंग्वेज में इसको ये कह सकते हैं कि मान लिया जो कोविड-19 के दौरान जिनकी नौकरियां चली गई उनको जो नौकरी देने के लिए आगे आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है। कार्यान्वयन की बात करें तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि जो है वो 2020-23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए की व्यय की अनुमति प्रदान की है। और ये जो योजना है कब से प्रारंभ मानी जाती है? 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि जो अहर्द नियोक्ता हैं और जो कर्मचारी हैं उनका पंजीकरण 30 जून 2021 तक किया जाएगा, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के फिर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि जो नए कर्मचारियों के पंजीकरण की तिथि 24 महीने की अवधि तक इस योजना के लिए लाभ के लिए उपलब्ध होगी, जो किसी भी स्थिति में 30 जून 2023 के बाद का नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक शर्तें हैं इसमें जो कि आपको जाननी चाहिए। प्रश्न लेते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और कोविड-19 के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को पुनः नियोजित करना। ABRY योजना का जो उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वाले और औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार EPF में कर्मचारी एवं नियोक्ता का योगदान देती है ताकि रोजगार को बढ़ावा मिल सके। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार कितनी EPF सब्सिडी देती है उन संगठनों में जहां 1000 से कम कर्मचारी हैं? ठीक है, तो वहां पे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का जो योगदान होता है कितना होता है? 24% होता है। तो इस योजना के अंतर्गत 1000 या उससे कम कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए केंद्र सरकार 2 वर्षों तक 12% कर्मचारी प्लस 12% नियोक्ता यानी कुल 24% का EPFO योगदान देती है। जैसे कि मान लिया अगर कोई कहीं नौकरी कर रहा है तो उसकी अगर सैलरी 2000 रुपये है, एक बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका 12% और 12% और गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरह से दोनों मिला के जो होगा वो उतना पैसा EPF में जमा होगा। और ये जो योजना है संगठनों के नए लोगों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय रूप से सहायक बनाती है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि से प्रभावी मानी जाती है? तो हमने ऊपर देखा 1 अक्टूबर 2020 से ये प्रभावी मानी जाती है। यद्यपि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा 12 नवंबर 2020 को हुई थी और इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति 9 दिसंबर 2020 को हुई, परंतु योजना प्रभावी रूप से 1 अक्टूबर 2020 को लागू मानी जाती है। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को कवर करना है जिन्हें कोविड काल में रोजगार मिला हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान
का शुभारंभ किया गया। ठीक है, 20 जून 2020 ये डेट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GKRA। ठीक है, यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसका जो मतलब शुरुआत था वो किया गया था बिहार राज्य के खगड़िया जिले के, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, तेलीहर गांव से। तेलीहर गांव ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। और उद्घाटन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इस अभियान का मेनली जो उद्देश्य यही है कि कोविड-19 के दौरान महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गांव वापस लौटने वाले प्रवासी जो कामगार हैं उनको सशक्त बनाना और उन्हें अपने क्षेत्रों में ही रोजगार मुहैया कराना गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इस अभियान में जो शामिल राज्य हैं तो उसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मतलब अलग अलग जिले शामिल किए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। तो इस तरह से इतने स्टेट में कुछ पर्टिकुलर जिले हैं, उनको इसमें मेनली शामिल किया गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब और कहाँ से की गई? तो ये की गई 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहर ग्राम से। तो गरीब कल्याण अभियान की जो शुरुआत है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहर ग्राम से की गई और उद्देश्य की कोविड-19 के कारण गांव लौटे मजदूर प्रवासियों को आजीविका उपलब्ध कराना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान किन जिलों में लागू किया गया था? तो जिन जिलों में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 या उससे अधिक थी, उन जिलों में ये योजना लागू हुई थी। ठीक है, तो ये जो अभियान है केवल 116 जिलों में लागू किया गया जहां प्रवासी श्रमिकों की संख्या 25,000 या उससे अधिक रही और इसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल थे जिनका उद्देश्य प्रभावित जिलों में केंद्रीय और त्वरित आजीविका उपाय लागू करना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का संचालन कितने मंत्रालय विभागों के समन्वय से किया गया है? तो 12। तो जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भारत सरकार के 12 मंत्रालय विभागों के समन्वय से क्रियान्वित किया गया जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन, जल शक्ति, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, नवीन ऊर्जा मंत्रालय आदि शामिल थे और इनका उद्देश्य विभिन्न संसाधनों और योजनाओं का एकीकृत उपयोग करना था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि है मनरेगा योजना। बहुत फेमस योजना है और इससे प्रश्न पहले भी कई बार पूछे गए, अब भी पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो मनरेगा आप जानते हैं सबसे पहले इसको शुरू किया गया था कब? 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में इसको शुरू किया गया था। बाद में 2007-8 में इसको 130 अनदर और जो डिस्ट्रिक्ट है उनको यहाँ पे इसका विस्तार कर दिया गया था और 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी लगभग सभी जिलों में हो गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और राष्ट्रपति द्वारा नरेगा को 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 5 सितंबर 2005 को, ये डेट याद रखिए, एक बार कहीं पूछा गया ये प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा इस योजना को मंजूरी कब मिली थी। लक्ष्य की अगर बात करें इस योजना की तो प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उसके एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना, कुशल नहीं अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। उद्देश्य में सवैतनिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके पुनर्निर्माण और धारणीय ग्रामीण आजीविका का निर्माण, परिसंपत्तियों का सृजन करना, विकेंद्रीकरण है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इन सारी चीज़ों के जो मतलब ग्रामीण प्रशासन है इसको सुदृढ़ करना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में और जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं वो आपके MCQ में आ जाएंगी। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार की वैधानिक गारंटी किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को 100 दिन का अकुशल रोजगार देकर के। तो मनरेगा अधिनियम प्रत्येक जो है ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम 100 दिन का अकुशल श्रम आधारित रोजगार जो वैधानिक गारंटी के रूप में प्रदान करता है और ये इसे अन्य योजनाओं से अलग बनाता है क्योंकि इसमें रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। यदि किसी लाभार्थी को पंजीकरण के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो मनरेगा अधिनियम के अनुसार क्या किया जाएगा? तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि रोजगार की मांग करने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह लाभार्थी को
बेरोजगारी भत्ता प्रदान करे और यह प्रावधान इस योजना को अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक उत्तरदायी और कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। मनरेगा के अंतर्गत भुगतान से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो मजदूरी का भुगतान केवल ग्राम प्रधान नकद में करता है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा पाक्षिक समय सीमा में किया जाता है। भुगतान राज्य सरकार द्वारा नकद रूप में घर घर जाके किया जाता है और केवल महिला मजदूरों के भुगतान बैंक खाते में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा कि जो भुगतान मजदूरी का भुगतान है वो साप्ताहिक अथवा पाक्षिक समय सीमा में किया जाता है। तो मनरेगा के तहत मजदूरी का जो भुगतान है साप्ताहिक रूप से किया जाता है और किसी स्थिति में यह पाक्षिक यानी 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए और भुगतान अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, जिससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी मनरेगा के बारे में जो कि हमने यहाँ पे एमसीक्यू भी देखे, महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो ये कुछ 3 या 4 जो पर्टिकुलर योजनाएं थी जो कि रोजगार से रिलेटेड थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अभी इसके 2-3 सेशन और होंगे तो इसमें जो और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा।